वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज आपका टॉपिक अकाउंटिंग के अंतर्गत यानी सिद्धांत, अवधारणा और मान्यता लेकर आए हैं। इसमें प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड एजम्पशन के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यानी टीजीटी पीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको। यानी क्वेश्चन है पूर्वदत्त किराया से संबंधित है। तो पूर्वदत्त किराया से संबंधित है तो ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी टेंजिबल रियल अकाउंट, ऑप्शन डी इनटेंजिबल रियल अकाउंट और ऑप्शन ई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, यानी पूर्वदत्त किराया खाता यानी इससे संबंधित है, यानी किससे यानी ये संबंधित है। तो आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो ई ऑप्शन सही होगा। ई ऑप्शन यानी बिल्कुल सही होगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी पर्सनल अकाउंट यानी प्रतिनिधि व्यक्तिगत यानी खाता। तो देखिए दोस्तों, इसमें यानी पूर्वदत्त किराया प्रतिनिधि यानी व्यक्तिगत खातों से संबंधित है और खातों को देखिए 3 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। यानी पहला होता है आपका यानी व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता, यानी व्यक्तिगत खाता पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वास्तविक खाता, तीसरा होता है नाम मात्र खाता। तो पहला व्यक्तिगत खाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी व्यक्तिगत खाता होता क्या है, तो व्यक्तिगत खाता से आज से ऐसे खाता से है जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से खोला जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, तो इसमें रूल्स होता है दोस्तों। प्रत्येक खाते के 2 रूल्स होते हैं। इसमें रूल्स हैं यानी रिसीवर को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, तो रिसीवर को डेबिट यानी आ रहा है यानी पाने वाले को यानी डेबिट करते हैं, और गिवर को यानी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं देने वाले को। तो यह आपका यानी रूल्स होता है किसमें, तो व्यक्तिगत खाते में। और इसके बाद से फिर से वास्तविक खाते का रूल क्या होता है, तो वास्तविक खाते को बोलते हैं रियल अकाउंट। तो रियल खाते का यानी रूल क्या होता है, तो रियल खाता से आशा ऐसे खाता से है जो किसी वस्तु या संपत्ति के नाम से खोली जाती है, उसे दोस्तों यानी रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फर्नीचर का खाता हो गया, बिल्डिंग खाता हो गया, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में दोस्तों रियल अकाउंट का नियम होता है कि जो वस्तु या संपत्ति आती है यानी व्हाट्स कम्स यानी डेबिट, यानी जो वस्तु या संपत्ति क्या आती है उसे डेबिट करेंगे, और व्हाट्स गोज यानी जो वस्तु या संपत्ति क्या जाती है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका वास्तविक खाता रहा। इस नाम मात्र खाता क्या होता है, तो नाम मात्र खाता से आशा ऐसे खाता से है जो यानी आय और व्यय से संबंधित होता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित खाते को हम यानी नाम मात्र खाता या आय व्यय खाता या लाभ हानि खाता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और इसका नियम रूल ये होता है कि ऑल इनकम को क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट करते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस को यानी डेबिट करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका नॉमिनल अकाउंट रहा। और देखिए यानी खातों को यानी पुनः 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत खाता, और व्यक्तिगत खाता में देखिए होता है, तो व्यक्तिगत खाते को भी यानी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, तो पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत है जिसमें किसी प्रकृति यानी किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन आदि हो। अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाता जैसे मान लीजिए इसमें यानी हम लोग को जैसे मानव का आकार नहीं होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नाम दिया हो, जैसे YC लिमिटेड, BHU लिमिटेड। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, तो इसमें देखिए पूर्वदत्त व्यय और अदत्त व्यय खाता आता है दोस्तों, या अनुपार्जित आय खाता, अग्रिम व्यय खाता आता है। उसके बाद से होता है देखिए वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता को 2 भागों में बताया गया, एक मूर्त एक अमूर्त। तो देखिए मूर्त खाता क्या होता है, तो ऐसे खाता जो यानी जिसका आकार स्वरूप यानी देखा जा सके उसे मूर्त खाता कहते हैं, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ। अमूर्त वास्तविक खाता क्या होता है दोस्तों, तो जिसको हम देखा नहीं जा सके, जैसे मान लीजिए गुडविल हो गया, क्या है, अमूर्त वास्तविक खाता है दोस्तों, या इसको अदृश्य संपत्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। तो अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। ऑप्शन ए एसेट्स या संपत्ति, ऑप्शन बी लाइबिलिटी यानी दायित्व, ऑप्शन सी यानी लॉस यानी हानि, ऑप्शन डी यानी कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, यानी अर्जित किंतु अप्राप्त आय यानी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है तो आपका क्या, तो एसेट्स यानी संपत्ति मानी जाती है दोस्तों। यानी आपका डिस्क्रिप्शन ये होगा कि अर्जित किंतु अप्राप्त आय यानी संपत्ति मानी जाती है, और उसे आर्थिक चिट्ठे के कहाँ दिखाया जाएगा, तो संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं दोस्तों।
तथा लाभ हानि खाते के इसे क्या क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट का मतलब क्या इनकम होता है, इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में यानी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में यानी माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। देखिए दोस्तों यानी एडवांस होता क्या है, यानी अग्रिम धनराशि होता क्या है, तो ऑप्शन ए यानी इनकम है, आय है, ऑप्शन बी यानी एक्सपेंसेज है, व्यय है, ऑप्शन सी करंट लायबिलिटी है, चालू दायित्व, ऑप्शन डी यानी करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति है। तो इसमें यानी भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि है, तो प्राप्त धनराशि दोस्तों यानी होती क्या है, तो एडवांस के बारे में पूछ रहा है, तो एडवांस आपका यानी क्या होता है हमेशा यानी लायबिलिटी होता है दोस्तों, क्या होता है यानी करंट लायबिलिटी है। तो भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि यानी चालू दायित्व कहलाता है दोस्तों। और चालू दायित्व के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, लायबिलिटी ऑफ टैक्सेशन हो गया, इस प्रकार आउटस्टैंडिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखांकन विवरण में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है, तो ऑप्शन ए यानी नोट्स यानी किस में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए स्थिरता की प्रथा, ऑप्शन बी मुद्रा मापन की अवधारणा, ऑप्शन सी रूढ़िवादी परंपरा की अवधारणा, ऑप्शन सी यानी प्रकटीकरण की प्रपाटी। तो देखिए दोस्तों यानी इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, तो लेखांकन समीकरण यानी लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। तो किसके अनुपालन में, तो कन्वेंशन ऑफ एंड डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण की प्रॉपर्टी यानी डी ऑप्शन दोस्तों यानी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या है, यानी लेखांकन के प्रतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत लेखांकन विवरणों में यानी संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास का अनुपालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़िवादिता की प्रपाटी लागू होती है। तो क्वेश्चन रूढ़िवादिता की प्रपाटी लागू होती है, तो ऑप्शन ए लेनदारों पर, ऑप्शन बी अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान में, ऑप्शन सी वित्तीय विवरण वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यानी आपका ऑप्शन यानी कि इसमें कौन सा सही होगा, तो रूढ़िवादिता की प्रपाटी लागू होती है तो अप्राप्त एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों रूढ़िवादिता की परिपाटी को आपको समझाएंगे। रूढ़िवादिता की परिपाटी होती क्या है, तो यह अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए यानी प्रावधान में लागू होती है। रूढ़िवादी प्रथाओं से आशय उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियाँ। देखिए दोस्तों जब भी भविष्य में होने वाली हानियाँ पूछे तो आपका यानी कौन सा अवधारणा हो जाएगा, तो रूढ़िवादिता की हानि को सम्मिलित किया जाता है, किंतु लाभ को नहीं सम्मिलित किया जाता है। जैसे अंतिम रहती का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम पर किया जाता है। अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना, संपत्तियों पर ह्रासित मूल्य पर लेखा करना, और यहाँ लेनदारों के कटौती के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऐसा करना लाभ तो ऐसे करने से लाभ उत्पन्न होता है, तो इनको रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार यानी नहीं रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। ऑप्शन ए अस्थायी संपत्ति के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास। देखिए दोस्तों ह्रास होता क्या है, तो ह्रास का मतलब होता है कि संपत्ति का हम निरंतर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसका, तो यूज करेंगे तो क्या डिप्रिसिएशन होगा, उसी प्रक्रिया को यानी ह्रास बोलते हैं। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है, तो ऑप्शन ए अस्थायी संपत्ति के प्रयोग जीवन काल पर ह्रास लगाने का, ऑप्शन बी सहायक कंपनियों के लेखों की उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करना, ऑप्शन सी प्रतिभूति बाजार का मूल्य को प्रकट करने का, ऑप्शन डी यानी विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करने का। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो क्वेश्चन है चालू व्यवसाय की अवधारणा है, तो ऑप्शन है अस्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का। तो आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा, यानी ह्रास लगाने का यानी ऑप्शन सही है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, तो चालू व्यवसाय की अवधारणा होता क्या है, तो चालू व्यवसाय की अवधारणा यानी अस्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का आधार होता है दोस्तों।
और लेखपालक यह अवधारणा होना चाहिए कि व्यवसाय चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए और यही कारण है कि जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं तब अद्यत व्यय और प्रदत्त व्यय का भी लेखा किया जाता है। और देखिए अद्यत व्यय का लेखा क्या किया जाता है, तो संबंधित मध्य में जोड़ देते हैं और इसको यानी लायबिलिटी में दिखाते हैं। प्रदत्त व्यय का लेखा क्या होता है, तो संबंधित मध्य में यानी घटा देते हैं और इसे हम एसेट्स में दिखाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। तो ऑप्शन ए दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, ऑप्शन बी दोहरा लेखा प्रणाली और आपका ऑप्शन सी एकल लेखा प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दोहरा लेखा प्रणाली वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन के अभिलेख तैयार करने की प्रणाली को क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, तो डबल एंट्री सिस्टम से आज से ऐसे सिस्टम से है जो यानी जिसमें दो पक्षों में लेखा किया जाता है, एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। और जिसका आविष्कार 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर के निवासी यानी ल्यूकस पेसियोली ने किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक दी स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक में इसकी रचना की थी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा के लेन देन अभिलेखित करने की प्रणाली को ही दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं और इस प्रणाली का प्रतिपादन इटली के वेनिस नगर के निवासी ल्यूकस पेसियोली ने किया। और इस प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। प्रत्येक व्यवहार के दोनों रूपों को डेबिट व क्रेडिट किया जाता है, जबकि काढ़ा लेखा प्रणाली में यानी नगद लेन देन को नगद पुस्तकों में लिखा जाता है और उधार लेन देनों को खाता में बही में लिखा जाता है। यही प्रणाली मुख्यतः छोटे एवं फुटकर व्यापारी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिखित त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन ए यानी एरर्स ऑफ ओमिशन यानी चूक की त्रुटि, ऑप्शन बी यानी एरर्स ऑफ ओमिशन करण की त्रुटि, ऑप्शन सी एरर ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत की त्रुटि, ऑप्शन डी क्षतिपूरक त्रुटि। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन यानी सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सिद्धांत की त्रुटि यानी कौन सी लिपि की त्रुटि नहीं है, कलर की त्रुटि नहीं है, तो सिद्धांत की त्रुटि कलर की त्रुटि नहीं होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी। बाकी कलर की त्रुटि है, चाहे भूल की त्रुटि हो, चाहे करण की त्रुटि हो, चाहे क्षतिपूरक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए लाभ अथवा हानि ज्ञात करना, ऑप्शन बी व्यावसायिक लेन देन के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना, ऑप्शन सी संपत्तियों एवं दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना, ऑप्शन डी व्यावसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। तो इसमें दोस्तों यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी व्यावसायिक लेन देनों को सही एवं पूर्ण अभिलेख करना यानी पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए दोस्तों यानी पुस्तपालन का उद्देश्य होता क्या है, तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है कि सही एवं पूर्ण अभिलेख करना होता है और पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, उनकी पोस्टिंग खाता बही में करना और योग मालूम करके बाकियों को निकालना आदि आता है। और एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय यानी पुस्तपालन और लेखाकर्म यानी भारत में क्या है, तो अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन ए लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, ऑप्शन बी लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपना, ऑप्शन सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, ऑप्शन डी अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। तो दोस्तों इसमें देखिए यानी 79 का यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, यानी वित्तीय समंकों का यानी अभिलेखन करना ही किसका उद्देश्य होता है, तो पुस्तपालन का उद्देश्य। पुस्तपालन का उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय समंकों का यानी अभिलेखन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता यानी तैयार किया जाता है यानी कहलाती है। ऑप्शन ए कास्ट यानी लागत की अवधारणा, ऑप्शन बी रियलाइजेशन या वसूली की अवधारणा, ऑप्शन सी मैचिंग यानी मिलान की अवधारणा, ऑप्शन डी डिस्क्लोजर यानी प्रकटन की अवधारणा। तो देखिए दोस्तों यानी
क्वेश्चन कर रहा है लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, वह यानी कौन सी अवधारणा कहलाती है दोस्तों? तो मैचिंग की अवधारणा यानी मिलान की अवधारणा कहलाती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे यानी दिखाया जाएगा। तो अंतिम रहतिया इन तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे यानी कहाँ दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए व्यापार खाते में, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन सी रोकड़ खाते में, ऑप्शन डी लाभ हानि खाते में। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सही होगा, कहाँ दिखाया जाएगा? तो बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। यदि अंतिम रहतिया इन तलपट के बाहर संयोजन में दिया हो तो इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और बैलेंस शीट के यानी कहाँ पे? तो एसेट्स पक्ष में यानी इसका लेखा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आय मापी जाती है। ऑप्शन ए द्विपक्ष अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन बी एकरूपता अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन सी मैचिंग कंसेप्ट अनुरूपता अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके पहले आपको क्वेश्चन बता चुके हैं कि आय मापी जाती है, लाभ हानि ज्ञात किया जाता है किससे? तो मैचिंग कंसेप्ट से यानी मिलान की अवधारणा यानी अनुरूपता की अवधारणा के आधार पर ऑप्शन क्या होगा? तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग समान संचय में हस्तांतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के अनुसार कर रहा है? तो एक व्यापारी यानी अपने लाभ का 20% भाग समान संचय में हस्तांतरित करता है, तो ऐसा वह किस अवधारणा के अनुसार कर रहा है? तो ऐसा वह किस अवधारणा के अनुसार? तो रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार दोस्तों यानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों की लेखा करने की प्रणाली को कहते हैं। तो कौन सा प्रणाली होता है दोस्तों? तो ऊपर बता चुके हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम होता है, दोहरा लेखा प्रणाली वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू, यानी लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए रोकड़ प्रवाह से, ऑप्शन बी फंड फ्लो से, ऑप्शन सी अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा दोस्तों? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? तो रोकड़ प्रवाह से संबंधित है। देखिए ये आपका डिप्रिसिएशन यानी 6 से संबंधित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है? तो ऑप्शन ए एसेट्स इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, ऑप्शन बी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ऑप्शन सी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी माइनस ओनर्स इक्विटी, ऑप्शन डी एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी संपत्ति इक्वल टू होता है दायित्व प्लस यानी स्वामित्व पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है? सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपार्जन अवधारणा यानी एक्रुअल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, यानी उपार्जन की अवधारणा किस पर रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए आगम पर, रेवेन्यू, ऑप्शन बी आइटम यानी वस्तुओं पर। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाई जा रही है, इसलिए आपको ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, उपार्जन अवधारणा संबंधित है। तो ऑप्शन ए रेवेन्यू आगम, ऑप्शन बी आइटम वस्तुएं, ऑप्शन सी डिप्रिसिएशन ह्रास, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो उपार्जन की अवधारणा किस पर आधारित है? तो उपार्जन की अवधारणा यानी उपार्जन कब होगा? जब रेवेन्यू होगा यानी इनकम होगा। तो यानी आगम की अवधारणा यानी कंसेप्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों? तो शुरू में ही बताए थे, यानी 1977 में भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन हुआ था। इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए, यानी भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन यानी 1977 में हुआ, जिसे IASB यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
के नाम से जाना जाता है। और 21 अप्रैल 1977 को हमारे देश में प्रमुख लेखा निकाय के रूप में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने लेखा मानक बोर्ड ASB की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है। तो किसके लिए व्यापार छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है नकदी के शीघ्र भुगतान के लिए। देखिए नकदी के शीघ्र भुगतान के लिए दोस्तों यानी नकद भुगतान दिया जाता है यानी कैश डिस्काउंट। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में उत्पादन खरीदने के लिए। नेक्स्ट है 30 दिन की समय अवधि के अंदर नकदी यानी भुगतान पाने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है, बड़ी मात्रा में वस्तु यानी उत्पादन खरीदने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखिए व्यापारिक छूट के बारे में, व्यापारिक छूट व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यानी दी जाती है। जब व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाना होता है तो वह व्यापारिक छूट का सहारा लेता है और व्यापारिक छूट बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, इनकलाब जिंदाबाद।